हेलो बच्चों, क्या हाल चाल है बेटा। उम्मीद करता हूँ कि सब बहुत मजे से होंगे और बहुत अच्छे से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। तो आज इस लेक्चर के अंदर बेटा हम लोगों को बात करनी है, हम लोग बात कर रहे हैं 5.2 के इंट्रोडक्शन की। प्रश्नावली 5.2 का इंट्रोडक्शन इससे पहले लेक्चर यानी कि लेक्चर नंबर 10 में भी हमने दिया है। और अब जो है हम इसके दूसरे पार्ट की तरफ चलते हैं और इस पार्ट के अंदर हमें दो इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ने हैं जो कि आपकी एक्सरसाइज जो प्रश्नावली है 5.2 के सवाल करने में आपकी हेल्प करेगी। सही मायने में जो पहले वाला लेक्चर है उसमें हमने क्लास 11th के ही बिंदु कुछ पॉइंट्स को डिस्कस करा है ना। क्लास 11th के ही पॉइंट्स को डिस्कस करा है और क्लास 11th के पॉइंट्स को डिस्कस करते हुए हमने आपको सिखाया था कि आईलेट ILATE ये फंक्शंस का एक कॉम्बिनेशन तैयार करके रखते हैं जिसमें आई का मतलब होता है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, एल का मतलब लोगरिथम फंक्शंस, ए का मतलब अलजेब्रिक फंक्शन और टी का मतलब ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन और ई का मतलब एक्सपोनेंशियल फंक्शन। तो इन दो फंक्शंस के अवकलज यानी कि डेरिवेटिव मैंने आपको सिखाए थे। यानी कि आपको एक तो सिखाया था मैंने अलजेब्रिक फंक्शन का, अलजेब्रिक फंक्शन, ठीक है ना, अलजेब्रिक फंक्शंस का, और एक मैंने ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का, ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन है ना। इस पे खूब डिटेल बात करी है और अवकलज के बीजगणित को भी मैंने आपको डिस्कस करा था। मतलब ये कोशिश करी गई थी कि क्लास 11 से आप जुड़ जाएं कक्षा 11 से, क्योंकि मुझे बहुत पूरा विश्वास है, कॉन्फिडेंस है कि आप लोगों ने क्लास 11th का 13वां चैप्टर नहीं देखा होगा। तो कोई दिक्कत नहीं है, तो आप वहां से लेक्चर नंबर 10 से और इस लेक्चर में जब आओगे तो आपको दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। और मैंने साथ साथ फॉर्मूले भी लिख दिए हैं जो कि दो फॉर्मूले ऊपर बीजगणितीय फलनों के अवकलज कैसे ज्ञात करते हैं उस संबंध में है। और नीचे की जो फॉर्मूले आपको दिख रहे हैं ये साइन, कोस, टेन, सेक, कोट और कोसेक, ये त्रिकोणमितीय फलनों के अवकलज या अवकलन कैसे किए जाते हैं इस बारे में बातचीत है, ठीक है। तो बेटा जस्ट बिफोर हमारे जो दो टॉपिक हैं आज के, है ना, एक तो अवकलज का श्रृंखला नियम, चेन रूल क्या होता है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्योंकि इसी से काम होना है। क्लास 12 के जितने भी अवकलज वाले क्वेश्चन होंगे वो चेन रूल से ही होंगे। और उसके बाद में है फलनों की अवकलनीयता यानी कि डिफरेंशिएबिलिटी, ये क्या चीज होती है लेटर ऑन इस लेक्चर के अंदर हम लोग आपको बता के चलेंगे, ठीक है। लेकिन थोड़ा सा आपको लिखने का तरीका आपको मैं बताने की कोशिश कर रहा हूं, जो पिछले लेक्चर में भी हमने बात करी थी। लेकिन एक छोटी सी बात आप जरा समझ लें, बहुत अच्छे से समझ लें ताकि आपको क्वेश्चंस को समझने में दिक्कत ना हो, ठीक है। देखो क्वेश्चंस कैसे कैसे आ सकते हैं मैं उस बारे में बात कर रहा हूं, ठीक है। क्वेश्चंस कैसे कैसे आ सकते हैं, ठीक है। देखो मैंने एक क्वेश्चन लिखा आपके सामने कि साइन एक्स का अवकलज ज्ञात करो, अवकलज, ठीक है ना, अवकलज ज्ञात करो, जो कि आप पिछले लेक्चर में सीख चुके हैं और सामने दिख भी रहा है कि साइन एक्स का जो अवकलज है वो कोस एक्स है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। मैं ऐसा क्यों कर रहा हूं कि ये बार बार ऐसे है, इसकी फॉर्म बता रहा हूं कि ये कैसे और तरीके से भी पूछा जा सकता है। कई बार वो ये कहेगा या करके कि साइन एक्स का अवकलन करो, बात एक ही है, डिफरेंशिएशन करना, अवकलज निकालने की प्रक्रिया को ही डिफरेंशिएशन कहते हैं। तो साइन एक्स का अवकलन करो ऐसे भी कहा जा सकता है, या फिर वो ये भी कह सकता है कि एफ एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स, तो एफ डैश एक्स ज्ञात करो, है ना, एफ डैश एक्स ज्ञात करो। मेरे भाई मेरे कहने का मतलब है आपको बताया गया था कि डैश का मतलब क्या है, अवकलज ही तो है, डेरिवेटिव ही तो है। इसका मतलब इसका हमें अवकलज ज्ञात करना है, डेरिवेटिव ज्ञात करना है, यानी कि इसका अवकलन करना है। तो जितनी बातें मैं लिख रहा हूं एक बार आपको बताना इसलिए चाह रहा हूं ताकि आप लोग थोड़ा सा कंफर्टेबल हो जाएं अवकलन को सवाल को लेकर के। तो एफ एक्स, या फिर ऐसे भी आ सकता है, ठीक है ना, कि हमें कह देगा y इज इक्वल टू साइन एक्स, तो dy बटे dx ज्ञात करो, dy बटे dx ज्ञात करो, ऐसे भी आ सकता है ना, ज्ञात करो, कोई दिक्कत नहीं है, बात सब एक ही है। या ऐसी भी आ सकता है कि y इज इक्वल टू साइन एक्स, तो y डैश ज्ञात करो, y डैश ज्ञात करो। तो कुछ भी आए, कुछ भी आए, इन सब बातों की एक ही बात है कि आपको अवकलन करना है, अवकलज ज्ञात करना है और इससे ज्यादा कुछ नहीं करना है। अब छोटी सी बात, अब तक जो मैंने करा है, अब तक जो मैंने करा है, किसी भी फलन का अगर हमें अवकलन ज्ञात करना होता था, मान के चलो कि हमने साइन एक्स का
हम यही बात कर रहे हैं, अवकलज ज्ञात करना। तो मैं करता था डी बटे डी एक्स यहाँ लगा लेता था और लिख देता था भैया डी साइन एक्स का कितना होता है अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला कोस एक्स, आपका आंसर आ जाता था। ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अब क्लास 11 से आगे बढ़ चुके हैं, क्लास 12 में आ चुके हैं। ठीक है ना, तो 12वीं क्लास के अंदर कुछ अलग तरीके से हम लिखेंगे। अलग नहीं है, मतलब थोड़ा सा ऐसे लिखेंगे ताकि क्वेश्चंस का एक लिखने का पैटर्न बने। आगे चल के हमें बड़े बड़े सवाल करने हैं ताकि आप लोग उन सवालों में एक लिखने की प्रक्रिया जो रहेगी वो अच्छी रहे। अब ये तो हमने करके दिखा देता पहले, ठीक है। अब मैं सवाल उठाता हूं दोबारा से। क्या करना है आपको, जब भी अवकलन या अवकलज ज्ञात करना है तो आपको इस तरीके से करना है जैसे ये वाला पोर्शन आपको दिखाया गया है। मतलब क्या, दिए गए क्वेश्चन को, दिए गए फंक्शन को, कोई भी फंक्शन आपको दिया गया, सबसे पहले उसको y के इक्वल मान लेना है। भाई y इज इक्वल टू एफ एक्स होता है तो y के इक्वल मान लेना है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है कि y इज इक्वल टू हमने साइन एक्स मान लिया। फिर उसके नीचे हम लोग क्या करेंगे कि x के सापेक्ष ये लाइन लिखेंगे, x के सापेक्ष अवकलन करने पर, ये लाइन बहुत जरूरी है लिखनी, अवकलन करने पर ये लाइन बहुत जरूरी है लिखनी और बहुत बार लिखेंगे हम इसको। सबसे पहले जो क्वेश्चन दिया जाएगा उसको हम y इज इक्वल टू साइन एक्स मान लेंगे, फिर x लिखेंगे x के सापेक्ष अवकलन करने पर। तो जब हम x के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो y का तो dy बटे dx हो जाएगा। जिन बच्चों ने लेक्चर नंबर 10 देखा है वो अच्छे से जुड़ पा रहे होंगे, जिन्होंने नहीं देखा है उनको जरूरी है वो देखें। डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिलेगा, वहां से आप आराम से देख सकते हैं। ठीक है ना, तो मेरे भाई तो d बटे डी एक्स किसका करना पड़ेगा, हम लोगों को साइन एक्स करना पड़ेगा। बेसिकली है बात वही, सिर्फ ये वाला पोर्शन बड़ा dy बटे डी एक्स का और उसका आंसर आ जाएगा कोस एक्स। ऐसे आपको लिखना है, मतलब आपको करना क्या है, y मान करके करना है। क्या करना है, y मान करके करना है। और आपको पता है कि dy बटे डी एक्स को ही हम लोग y डैश कह देते हैं, y डैश कह देते हैं, dy बटे डी एक्स को भी y डैश कहते हैं। तो यानी कि y डैश अगर लिखना पड़े तो सीधी बात है वो आपका आ जाएगा कितना, बताइए, cos x, है ना। तो ये बड़ी छोटे से एग्जांपल से मैं लिखने की टेक्निक थोड़ी बता रहा था। तो आपको करना क्या है, आपको सारे क्वेश्चंस y मान करके करने हैं। ठीक है ना, y मान करके करने हैं। चलिए एक क्वेश्चन और देखते हैं, ठीक है ना, आपके पास में। तो इसको जरा आप लोग वीडियो को पॉज करके जरा फटाफट इसको नोट कर लें ताकि ये चीजें आपसे जुड़ी रहें। एक बार मैं दूसरा कपड़ा यूज करूंगा, ये गीला है पूरा। ठीक है जी, तो मुझे लगता है आप आसानी से समझ पा रहे होंगे जितनी चीज़ें मैं आपको बता पा रहा हूँ, क्योंकि बड़ा इंपॉर्टेंट पोर्शन है ये कैलकुलस का, तो उसको बहुत अच्छे से समझना है। क्योंकि 12वीं क्लास के अंदर पूरे पेपर्स का 44 नंबर का पोर्शन कैलकुलस से संबंधित है, जो कि मैं पहले भी बता चुका हूँ, है ना। तो अब एक क्वेश्चन और है, हमें कहा गया है कि x की घात 100 का ठीक है ना, का अवकलन करो। क्या करो, अवकलन करो। ये है अवकलन, तो कैसे करोगे आपको पता है ना। अब मैंने कहा कैसे करोगे, कैसे करोगे, मैंने कहा कि y इज इक्वल टू मान लेंगे, y इज इक्वल टू एक्स की घात 100, फिर यहाँ लिखेंगे x के सापेक्ष, x के सापेक्ष, ठीक है ना, x के सापेक्ष अवकलन करने पर, ठीक है, x के सापेक्ष अवकलन करने पर, ठीक है ना भाई। तो x के सापेक्ष जब हम अवकलन करेंगे तो सिंपल सी बात है ना, सिंपल सी बात है। ये वाला पोर्शन आ जाएगा dy बटे डी एक्स इज इक्वल टू d बटे डी एक्स करेंगे हम लोग x की घात 10, और ये एक बीजगणितीय फलन है, ठीक है ना। तो आपको पता है पहला फॉर्मूला यूज हो जाएगा, है ना। तो आप कैसे लिखोगे कि dy बटे डी एक्स जो आ जाएगा हमारे पास में वो आ जाएगा x की घात शुरू में, है ना, nx की घात n-1, फॉर्मूला यूज आएगा d ओवर डी एक्स ऑफ x की घात n, इसका मतलब nx की घात n-1, ठीक है ना। तो मेरे भाई x की घात 100-1, इसका मतलब dy बटे डी एक्स जो है मेरे पास में, dy बटे डी एक्स जो है वो आ जाएगा 100 x की घात 99। तो दैट इज योर आंसर। बस मेरा इसको समझाने का मतलब सिर्फ यही है कि कैसे आपको y मान करके लिखने हैं क्वेश्चन। अब हम लोग चलते हैं बेटा, अब हम लोग चलते हैं, जो जरूरी चीज आज पढ़नी थी हमें, इसको आप नोट करना चाहे तो कर सकते हैं लेकिन जरूरी नहीं है वैसे, अब क्वेश्चंस में भी हम लोग करेंगे। अब हम पढ़ेंगे चेन रूल, ठीक है ना। और इस चीज को समझने के लिए आप लोग थोड़ा सा अपने आप को फ्री कर लें, माइंड अपना, ठीक है ना।
मतलब इधर उधर की चीजें दिमाग में ना लाएं, क्योंकि ये बड़ा इंपॉर्टेंट चीज आपके सामने आ जा रही है। और यहां से आप क्लास 12 की जो 5.2 प्रश्नावली है जिसका इंट्रोडक्शन हम कर रहे हैं, उस इंट्रोडक्शन के सवालों को आप कर सकते हो और सारे सवालों को कर सकते हैं। तो आज हमें अब पढ़ेंगे हम लोग कि अवकलन का श्रृंखला नियम, ठीक है ना, अवकलन का, डिफरेंशिएशन का, है ना, अवकलन का श्रृंखला नियम। अब ये श्रृंखला नियम क्या है, इसकी जरूरत क्यों पड़ी, श्रृंखला, है ना, श्रृंखला नियम। तो सबसे पहली बात, जब अवकलन सीधे हो रहे हैं, हम फॉर्मूले बेस कर रहे हैं काम लोग, और बहुत सारे क्वेश्चन हमने 11th में भी करे हैं, 11th को छोड़ो, बहुत सारे सवाल हमने लेक्चर नंबर 10 में भी करे हैं, और उसमें कहीं भी किसी अन्य नियम का उपयोग नहीं किया गया है, उसमें कहीं भी किसी अन्य नियम का उपयोग नहीं किया गया है, ठीक है ना। तो अवकलन का जो श्रृंखला नियम है, चेन रूल है, वो क्यों हम लोग यूज करते हैं, ठीक है ना, चेन रूल, इसको अंग्रेजी में कहते हैं चेन रूल। तो चेन रूल सबसे पहले तो ये समझिएगा क्यों यूज करते हैं, इसका कारण हम लोग जो अगर देखना चाहें कि क्यों, वाई, अब तक जरूरत नहीं पड़ी है, अब क्यों, है ना। देखो, अब तक जो आपने फंक्शंस के जितने भी आपने अवकलज पढ़े हैं या अवकलन पढ़े हैं, वो सिंपल और साधारण मतलब फलन थे, है ना। जैसे आपके राइट हैंड साइड पे जो लिखे हुए फलन हैं, आप देख पा रहे होंगे कि साइन एक्स का सिंपल एक फंक्शन है, त्रिकोणमितीय फलन है, कोस एक्स एक सिंपल फंक्शन है, कोई भी दिक्कत नहीं है। तो फिर दिक्कत वाले कौन से होंगे, दिक्कत वाले होंगे जिनको हम कहते हैं कंपोजिट फंक्शंस, और हिंदी में कहते हैं संयुक्त फलन, है ना। इनको, इन फंक्शन संयुक्त फलन आपने पढ़ा है, ठीक है ना, क्या पढ़ा है आपने, संयुक्त फलन आपने पढ़ा है। और वो संयुक्त फलन कैसे पढ़ा है मेरे भाई, कि जैसे एफ एक्स इज इक्वल टू, हम लोग मान के चलते हैं कि एक फंक्शन है एक्स स्क्वायर एंड जी एक्स एक फंक्शन है मेरे पास में, सपोज कर लो ये आ गया हमारे पास में साइन एक्स हो गया, है ना। तो अगर मैं कहूं कि एफ ओ जी एक्स बताओ क्या होगा, तो क्या करते थे आप लोग, एफ ऑफ जी एक्स, है ना, पहले चैप्टर में एफ ऑफ जी एक्स की वैल्यू कितनी है, वो साइन एक्स है, बिल्कुल ठीक है। और एफ क्या कहता है, एफ की डेफिनेशन कहती है कि जो मेरे पेट में आता है उसको हम लोग स्क्वायर कर देते हैं, तो इसका मतलब ये साइन एक्स का होल स्क्वायर है। अगर आपको कोई कह दे कि सर साइन एक्स के होल स्क्वायर का अवकलन करो, अवकलन करो, तो कैसे करोगे, क्योंकि आपको साइन एक्स का तो पता है लेकिन होल स्क्वायर का नहीं पता। मतलब क्या है कि ये एक कंपोजिट फंक्शन है, एक संयुक्त फलन है, संयुक्त फलन है, ये कंपोजिट फंक्शन, समायोजित फलन हमने क्लास 11th में भी पढ़े थे, सॉरी 11th में नहीं 12th में पढ़े थे, जब हमने फलनों का समायोजन पढ़ा था, फोग गोफ वाले। तो अब आपके सामने इसी तरीके के कुछ क्वेश्चंस होंगे जो कि डायरेक्ट अपने मूल रूप में नहीं होंगे, वो कुछ और रूप में होंगे और उनका अवकलन आपको करना पड़ेगा। तो वहां पर आप लोग चेन रूल का यूज करोगे। चेन रूल आपके कैसे चेन रूल से आप क्वेश्चंस को करते हो उस बारे में बात करनी है, और बहुत ईजी है, मैं बता दूं आपको, बहुत ज्यादा इजी है, कोई ज्यादा टेंशन नहीं लेनी, लेकिन थोड़ी सी देर अपने दिमाग को यहीं रखें। तो क्यों समझ में आ गया, हम लोग इसलिए इस्तेमाल करते हैं क्योंकि संयुक्त फलन जो कंपोजिट फंक्शंस होते हैं उनके अवकलन करने के लिए हम लोग इसको यूज करते हैं, ठीक है, यानी कि गो फोग वाले फंक्शंस के। अब देखो सुनो, इस चीज को समझाने के लिए कोई थ्योरेटिकल बात नहीं है, ठीक है ना, सीधा प्रैक्टिकल करते हैं, यानी कि आपको क्वेश्चंस के अंदर लेके चलते हैं और आपकी बुक से ही एक क्वेश्चन उठा लेते हैं और उस क्वेश्चन से ही आपको समझाने का प्रयास करते हैं। मैं अब किताबों की तरफ जा रहा हूं, आप लोग भी अपनी किताबें अपने पास रखें ताकि आपको समझ में चीजें आ जाएं। तो इसमें आपकी बुक के अंदर उदाहरण नंबर 21 है, आपकी बुक के अंदर बेटा उदाहरण, ठीक है ना, उदाहरण नंबर 21 है, और उसमें कहा गया है कि एक फंक्शन है एफ एक्स जो कि साइन एक्स स्क्वायर है, ठीक है ना, साइन एक्स स्क्वायर है, का अवकलज ज्ञात करो, का अवकलज ज्ञात करो, यानी कि डिफरेंशिएशन करो। सही बात है, अवकलज ज्ञात करने का मतलब अवकलन करो, अवकलज ज्ञात करने की प्रक्रिया को ही अवकलन कहते हैं, ठीक है ना। डेरिवेटिव को निकालने की जो प्रोसेस होती है उसी को हम लोग डिफरेंशिएशन कहते हैं किसी फंक्शन का। तो हम लोग यहां पर चेन रूल का यूज करेंगे। किसका यूज करेंगे बेटा, यहां पे हम लोग चेन रूल का यूज करेंगे, और चेन रूल का यूज कैसे होना है उसको समझेंगे।
देखो अगर ये फंक्शन y इज इक्वल टू साइन एक्स होता, सिंपल फंक्शन होता है ना, क्योंकि इसको हम लिख सकते हैं, हल करेंगे हम लोग इसको, तो हम इसको y इज इक्वल टू साइन एक्स स्क्वायर लिखेंगे। y इज इक्वल टू क्या लिखेंगे? साइन एक्स स्क्वायर लिखेंगे। ठीक है, ठीक है जी। तो अगर y इज इक्वल टू साइन एक्स होता है ना, ये एफ एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स स्क्वायर दिया है, तो हमने इसको y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर लिख लिया, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है ना, तो अगर y इज इक्वल टू साइन एक्स होता तो यहां पे आप क्या करते, मैं पहले भी करवाया है कि x के सापेक्ष यहां पे आप लोग क्या करते, x के सापेक्ष अवकलन करते, अवकलन करने पर तो यहां सीधा आप लिखते सर जी dy बटे dx का मान cos x आ जाएगा, है ना। कितना आ जाएगा बेटा, कितना आ जाएगा, ध्यान से देखिए, cos x आ जाएगा अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला। तो dy बटे dx आप इजीली फाइंड आउट कर पा रहे हैं इन फंक्शंस का, है ना, जो कि cos x है। लेकिन इन कंपोजिट फंक्शंस के अंदर अगर हम यहां पर x के सापेक्ष अवकलन करें, अवकलन करने पर तो हम लोगों को क्या होता है, करने पर हम लोगों को दिक्कत कहां आती है, क्योंकि ये साइन एक्स ना होकर के साइन एक्स स्क्वायर है, तो ये कंपोजिट फंक्शन है। ये साइन एक्स ना होकर के ये साइन एक्स स्क्वायर है, ये कंपोजिट फंक्शन है। किस तरीके का कंपोजिट फंक्शन है, इसको मैं साइड में समझाने की कोशिश करूं कि मैं एफ एक्स इज इक्वल टू, ठीक है ना, एफ एक्स इज इक्वल टू अगर साइन एक्स ले लेता हूं एंड जी एक्स इज इक्वल टू अगर मैं एक्स स्क्वायर ले लेता हूं और फिर मैं फोग निकालता हूं, फोग मतलब एफ ओ जी एक्स, एफ ऑफ जी एक्स निकालता हूं, इसका मतलब एफ ऑफ जी एक्स की वैल्यू एक्स स्क्वायर, और आपको पता है कि एफ की परिभाषा कहती है कि जो एफ के पेट में आता है वो साइन के पेट में चला जाता है, इसका मतलब साइन ऑफ एक्स स्क्वायर। तो ये फंक्शन आप देखो, साइन ऑफ एक्स स्क्वायर क्या है, ये दो फंक्शन एफ एक्स और जी एक्स का संयुक्त फलन है, कंपोजिट फंक्शन है। इसका मतलब इसको हम डायरेक्टली अवकलन नहीं कर सकते, कोई इसमें नियम लगाना पड़ेगा, चेन रूल लगाएंगे, सीधी सी बात है। और जितनी बातें मैं कर रहा हूं उतनी सी अगर आप एक बार समझ में आ गई आपको तो फिर आप सारे क्वेश्चन इजीली कर लोगे। ठीक है, तो देखिए इसमें नहीं पढ़ना, आप कभी टेंशन लें, ऐसा देखना, ऐसा कुछ नहीं देखना, आप सीधा आप समझे पहले कैसे चेन रूल अप्लाई करते हैं, आप सीधा समझे कि कैसे चेन रूल अप्लाई करते हैं। जो संयुक्त फलन है बेसिकली मैं उनको संयुक्त फलन नहीं कहता, अवकलन के केस में मैं उनको बीमार फलन कहता हूं। क्या कहता हूं? ये बीमार फंक्शंस हैं। बीमार का मतलब बस सीधे सच्चे तो हमारे ये वाले रखे इधर की तरफ, जैसे साइन एक्स हो गया, फिट एंड फोर आदमी है, लेकिन साइन एक्स स्क्वायर का मतलब क्या है, इस साइन के जो पेट में एक्स है उसमें गड़बड़ है, पेट में गड़बड़ है, देखो साइन एक्स स्क्वायर, तो ये फंक्शन है साइन एक्स स्क्वायर, यानी कि इसके पेट में गड़बड़ है, तो जी बीमारी है, उसका इलाज करना जरूरी है। तो उसी तरीके से देखेंगे, देखो ऐसे अवकलन नहीं होगा डायरेक्टली। हम क्या करते हैं, जो परेशान कर रहा है, जैसे हम लोगों को क्या परेशान कर रहा है, ये एक्स स्क्वायर परेशान कर रहा है, इस एक्स स्क्वायर को आप टी मान लो, ठीक है ना, यहां लिख लो माना, एक्स स्क्वायर को कोई नया वेरिएबल आप टी मान लो, कोई नया चर एक टी मान लिया, तब क्या हो जाएगा, आप ध्यान से देखो, तब जो y है वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा साइन टी। आप कहोगे सर जी अब सही लग रहा, एक्स स्क्वायर को टी मानने पर अब सही लग रहा, अब करो। लेकिन अब हम लोग जो यूज करते थे कि x के सापेक्ष अवकलन, x के सापेक्ष जो अवकलन करते थे, ठीक है ना, वो तब करते थे जब फलन x का होता था, लेकिन अब y जो फलन है वो t का फलन है। ठीक है, तो x के सापेक्ष फलन नहीं होने का, अब होगा किसके सापेक्ष, t के सापेक्ष, t के सापेक्ष, t के सापेक्ष अवकलन करने पर, तो मेरे भाई यहां पे dy बटे dx नहीं आएगा, dy बटे dt आएगा, क्योंकि जब x के सापेक्ष करते हैं तो dy बटे dx आता है, लेकिन अब हम लोग dy बटे dt निकालेंगे और अवकलन करेंगे d बटे dt ऑफ साइन t, और सीधी सी बात है अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला कि सर जी dy बटे dt का जो मान है वो आपका cos t आ जाएगा, cos t आ जाएगा। ठीक है ना, cos t आ गया, इसको यहीं छोड़ दो, आंसर नहीं आया है, t हमारे द्वारा लाई गई चीज है तो आंसर नहीं आया है, अभी हम इसको यहीं छोड़ देंगे। अब सुनो,
जो हमने माना था, चूंकि हमने एक बात लेके चले थे, अब सुनो ध्यान से सुनना, अब ध्यान से सुनना। हम लोगों ने कहा था कि एक्स स्क्वायर को हम टी मान के चले थे, तो इस टी को हम लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर, बिल्कुल ठीक बात है। अब इसको भी अवकलित करेंगे, यहां पे हम देख पा रहे हैं टी जो है एक्स का फलन है, तो यहां पर एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर तो मेरे भाई यहां आ जाएगा dt बटे dx, जिसके भी सापेक्ष होता है। क्या फ्रेम में आ रहा है? नीचे की तरफ जो मैं लिख पा रहा हूं वो देख पा रहे हो आप लोग, बिल्कुल बाउंड्री लाइन पे ही है, ठीक है ना। तो हम लिखेंगे dx बटे dt बराबर हो जाएगा d बटे dx, किसका dt किसका करेंगे हम लोग, dx बटे d बटे dx करेंगे एक्स स्क्वायर का। और यहां से आप लोग थोड़ा सा मेरी बात को यहां समझेंगे, स्टार बना के मैं यहां लेके आ रहा हूं, ठीक है। ओके ओके, ठीक है ना। तो आप देख पा रहे हैं कि dt बटे dx जो है मेरे बेटे, वो क्या मिलेगा, एक्स स्क्वायर का अवकलन क्या होगा अकॉर्डिंग टू दिस फॉर्मूला। बहुत सारे सवाल पिछले लेक्चर में करे हैं। तो एक्स स्क्वायर का हो जाएगा 2x, कितना आ जाएगा 2x, बिल्कुल ठीक है। बस इतना काम करना है, क्योंकि ये दो ही फंक्शंस का कंपोजिट फंक्शन था। तो हमने क्या करा, मैं अभी सब पूरा एक अच्छे से आपको समझाऊंगा इसको एक बार और, क्योंकि बहुत जरूरी चीज है। और एक शॉर्टकट टेक्निक भी हम लोग इस्तेमाल करेंगे, जो कि हर एक सवाल में इस्तेमाल करनी है। इतना बड़ा काम हर एक सवाल में नहीं करना है। अगर आप ऐसे करने लगे तो फिर अवकलन के बड़े बड़े सवालों को, समाकलन के बड़े बड़े सवालों को आप करने में बड़ी दिक्कत महसूस करोगे। ये वाला तो जो तरीका मैं बता रहा हूं, ये सिर्फ इसलिए बता रहा हूं ताकि आपको चेन रूल समझ में आ जाए। चेन रूल क्या होता है, तो दिस इज चेन रूल। अभी कंप्लीट नहीं हुआ है, बता रहा हूं, दिस इज चेन रूल। उसके बाद मैं इस ही क्वेश्चन को केवल 2 लाइन में खत्म करूंगा और यूजिंग चेन रूल, और वो 2 लाइन ही आपको समझनी है, क्योंकि उन्हीं 2 लाइंस को हम लोग एक क्वेश्चन के अंदर इस्तेमाल करेंगे। लेकिन इसको चेन रूल को समझाने के लिए मुझे ये सारा काम करना पड़ रहा है। अब ध्यान से देखो, अब देखो हमने अवकलज निकाले हैं, एक तो ये निकाले हैं देखो यहाँ पे, और एक अवकलज निकाला हमने ये यहाँ पर। बेसिकली हमें क्या चाहिए, dy बटे dx चाहिए, हमें यही तो निकालना है। हम लोगों को इसका अवकलज ज्ञात करना है, यानी कि y इक्वल टू साइन एक्स स्क्वायर का अवकलज ज्ञात करना है। तो मतलब क्या है, अवकलज का मतलब क्या है, हमें dy बटे dx ही तो निकालना है। हम लोगों को dy बटे dx ही तो निकालना है, तो dy बटे dx को निकाल लेंगे। अब इस dy बटे dx को देखो कैसे लिखा जा सकता है। पहले इस वाले को लिखो dy बटे dt, पहले वाले को dy बटे dt मल्टीप्लाइड बाय दूसरे वाले को dt बटे dx। अब देखो मजेदार बात क्या है, इस dt से dt कैंसिल आउट कर दोगे तो dy बटे dx ही आ जाएगा, ठीक है जी। लेकिन नहीं कर रहा है, ये तो समझाने के लिए। dy बटे dt का मान हमने cos t लिखा था, एंड dt बटे dx का मान हमने 2x लिखा था, मल्टीप्लाइड बाय 2x। तो फाइनली इस 2x को शुरू में लिखोगे और cos t, एंड व्हाट इज t, t को आपको पता ही है, t एक्स स्क्वायर है, तो यहां पे आप भर दोगे। तो मेरे भाई ये हमारा dy बटे dx आ गया, यानी कि इस फलन का डेरिवेटिव आ गया है। इस फलन का, इस जो दिए गए खराब से फलन का, जिसके पेट में प्रॉब्लम थी, उसका हमने अवकलज निकाल लिया है, या उसका अवकलन कर दिया है, बात एक ही है, ठीक है ना। बहुत लोगों को चीजें समझ में नहीं आई होंगी, पूरी उम्मीद करता हूं, ठीक है ना, क्योंकि उसी तरीके से उम्मीद मुझे बनती है, क्योंकि 11th में आपने नहीं पढ़ा है तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ये समझोगे तो काम चलेगा, ये नहीं समझोगे तो काम कतई नहीं चलेगा, मैं आपको बता दूं बहुत अच्छे से। अब आप कह रहे थे सर ये तो चेन रूल हो गया, चेन रूल ही तो हो गया, ये हमने क्या करा, चेन ही तो बनाई है। देखो चेन बनाई, dy बटे dx को निकालने के लिए पहले dy बटे dt निकाला, फिर dt बटे dx निकाला, ऐसे चेन बनाई ताकि हम लोगों को dy बटे dx निकल आए। इसी को हम लोग चेन रूल कहते हैं, चेन रूल मेरे भाई इसको कहते हैं। अब मैंने आपको कहा था कि हम लोग इसकी एक 2 लाइन में क्वेश्चंस करेंगे इसी का। ये चेन रूल तो हमने समझ लिया है, लेकिन इसको 2 लाइन में कैसे करना है उसको ध्यान से देखना है, उसको 2 लाइन में कैसे करना है, ठीक है। तो अब इस बात को अगर आप समझ पाए ना, तो बस इस 2 लाइन के बाद इस लेक्चर को बंद कर देना और सीधे एक्सरसाइज में चले जाना और 1 से लेकर 8 तक के सवाल पेल देना।
कुछ नहीं है, अगर ये 2 लाइन आपको समझ में आ गई तो, ठीक है ना। वैसे आप लोग अगर ये भी समझ में आ गया है तब भी 1 से 8 तक के क्वेश्चन इस तरीके से आप आसानी से कर लोगे। मैं भी और भी कराऊंगा, टेंशन नहीं लेनी है। देखो हमें क्या कहा गया है, हमें y इज इक्वल टू साइन ऑफ एक्स स्क्वायर का अवकलज करने को, यानी का अवकलन करना है। अवकलन करना है या अवकलज ज्ञात करना, बात एक ही है। अवकलन हमें करना है। तो चेन रूल को फॉलो ना करें तो कैसे करेंगे, देखो ध्यान से सुनो। आप एक काम कर लो, सीधा सीधा y इज इक्वल टू साइन एक्स स्क्वायर है, सीधा आप x के सापेक्ष अवकलन करो। x के सापेक्ष अवकलन करने पर, सर जी वो कहोगे सर जी कैसे, अभी बता रहा हूं ना, टेंशन नहीं लेनी है। तो मेरे भाई इधर आ जाएगा dy बटे डी एक्स इज इक्वल टू, अब ध्यान से देखो, हम लोग d बटे डी एक्स किसका करेंगे, साइन ऑफ एक्स स्क्वायर का, ठीक है जी। अब सुनो, इस चक्कर में नहीं पड़ना है, यहां से सुनो। आप जो ये अंदर जो गड़बड़ है, इस साइन के जो पेट में प्रॉब्लम हो रही है, इस वाले को आप कुछ मान लो, इसको एक्स ही मान के चल लो। तो साइन एक्स का कितना हो जाएगा, आप मुझे बताइए, साइन एक्स का कितना होता है अवकलन, कोस एक्स, ठीक है ना। आप एक काम करो, इस एक्स को कुछ और मान लो, इसको मान के चलो, हमने समथिंग है, ये समथिंग एस टी लिख दिया, समथिंग है, कुछ है ये ऐसा, साइन के पेट में कुछ है, साइन के पेट में कुछ है। तो जब डी बटे डी एक्स साइन एक्स का करेंगे तो कोस कुछ आ जाएगा, है ना, समझ में आ रही बात। लेकिन चेन रूल के हिसाब से आपको क्या करना है, ये कुछ का दोबारा से अवकलन आपको करना पड़ता है। इस कुछ का, ये जो कुछ है इसका आपको दोबारा से अवकलन करना होता है, ये आपको समझना है। ये कुछ क्या है, ये एक्स स्क्वायर है, ये क्या है एक्स स्क्वायर, तो रख दो एक्स स्क्वायर। लो भाई हो गया काम, लो भाई हो गया काम, बस आपको आंसर देना है। cos एक्स स्क्वायर तो आपके पास में आएगा ही आएगा, और एक्स स्क्वायर का अवकलन कितना होता है, वो 2x होता है। इसको शुरू में रख दो 2x एंड cos एक्स स्क्वायर, मैच कर लो, दोनों आंसर्स को मैच करो, कोई अंतर है। dy बटे डी एक्स का मान यहां भी 2x cos एक्स स्क्वायर है, और dy बटे डी एक्स का मान यहां भी ऐसा ही है। क्या बात समझा पा रहा हूं आपको। इस चीज को समझने में शायद आपको थोड़ी प्रॉब्लम हुई हो, अगर आपकी तैयारी अच्छी नहीं है, आप लोगों ने अच्छे से मेरे लेक्चर को नहीं देखा, तो उम्मीद करता हूं कि इसमें थोड़ी दिक्कत आई होगी, लेकिन इसमें दिक्कत आनी नहीं चाहिए और इसको भी अच्छे से समझना चाहिए। तो ये आपका जो मेथड है, हम लोग क्वेश्चंस में इसी को इस्तेमाल करेंगे, इसको कहेंगे हम अल्टरनेट मेथड या वैकल्पिक विधि, या फिर जो भी आप कुछ ना कहो, मैं तो स्टार लगा दे रहा हूँ, ठीक है ना। ये इंपॉर्टेंट मेथड है। अब चलिए एक दो क्वेश्चन और इसमें देखते हैं हम लोग। जैसे इसमें एग्जाम्पल नंबर हम लोग चलते हैं, एग्जाम्पल नंबर, इसके आगे के जो एग्जाम्पल्स हैं देखें जरा कौन सा है, हाँ 32वां एग्जाम्पल है, कौन सा है, सॉरी 22वां एग्जाम्पल। तो जरा वीडियो को पॉज करके इसको मेथड को नोट करें, स्क्रीनशॉट कोई बच्चा नहीं लेगा, क्योंकि स्क्रीनशॉट आपको पता है गैलरी में रह जाते हैं, वो नोट कोई करता नहीं है। तो साथ के साथ इसको आप नोट करेंगे, और फिर मैं क्या करूंगा, आपको 22 एग्जाम्पल भी विद यूजिंग बोथ मेथड, इस तरीके से भी आपको करके दिखाऊंगा। ये बहुत इजी पड़ेगा, इसको समझना जरूरी है, ठीक है। चलिए तो एग्जाम्पल नंबर 22 में क्या बात हो रखी है भाई, इसके अंदर भी एक सीधा सच्चा फलन नहीं दिया गया है, एक बीमार फलन दिया गया है। कौन सा फलन दिया गया है, एक बीमार फलन दिया गया है। कैसा दिया गया है, उदाहरण नंबर 22 में कहा गया है कि एक फंक्शन है tan और 2x + 3। आप कहोगे सर आज तक tan x पढ़ा था और इसका अवकलन आपने बताया भी था कि sec स्क्वायर ऑफ x होता है, लेकिन अब इस tan के पेट में जो गड़बड़ है, ये वाली 2x + 3 वाली, इसका अवकलन हम कैसे करेंगे, उसी के बारे में बात करेंगे। का अवकलज ज्ञात करो, का अवकलज या अवकलन करो, है ना, अवकलज ज्ञात करो। तो मैंने क्या कहा था शुरुआत में ही, मैंने लेक्चर के शुरुआत में ही आपको एक राइटिंग स्किल यानी कि एक तरीका बताया था कि आप दिए गए क्वेश्चन को पहले y के इक्वल मान लेंगे 2x + 3, ठीक है।
दिए गए लेक्चर में क्या करना है, सॉरी दिए गए क्वेश्चन को हमें y के इक्वल मान लेना है, ठीक है। अब सबसे पहले आप मेरी बात सुने, अब उल्टा करते हैं, पहले इसको इस तरीके से करते हैं ताकि चेन रूल वाला सिस्टम आपको कंफ्यूज ना करे, है ना। देखो यहां पे करेंगे हम x के सापेक्ष अवकलन करने पर, तो मेरे भाई ध्यान से सुनो, जब हम y का अवकलन करेंगे तो dy बटे dx हो जाएगा, और हम जब d बटे dx करेंगे tan के पेट के अंदर है 2x प्लस 3, तो मैंने आपको वहां भी ऐसे ही कहा था कि इसको कुछ मान लो, अंदर वाले को, पेट में गड़बड़ है ना, तो इस पहले सी का इलाज करेंगे हम लोग, इसको कुछ मान लें, समथिंग कुछ भी है ये, मैंने इसको हिंदी में कुछ कह दिया, ये कुछ है। अब सुनो ध्यान से, tan x का क्या होता है, sec स्क्वायर x होता है, तो लिख दो मेरे भाई, sec स्क्वायर कुछ भी होगा, है ना। लेकिन चेन रूल ये कहता है कि इस कुछ का अवकलन दोबारा से आपको करना पड़ेगा, तो dy बटे dx आपको दोबारा से करना पड़ेगा। आप कह रहे होंगे सर जी आप तो चौक से लिख रहे हो, कुछ लिख दे रहे हो, मिटा दे रहे हो, तो आप इसको थोड़ा मन में सोचना, ऐसा कुछ लिख के करना नहीं है। ये कुछ था क्या, ये 2x प्लस 3 था, है ना, तो sec स्क्वायर ऑफ x 2x प्लस 3 आ जाएगा, और दोबारा से अवकलन किसका करेंगे, 2x प्लस 3 का करेंगे, बस हो गया काम। आपको इसको एज इट इज रखना है मेरे भाई 2x प्लस 3, और आपको पता है हमने बहुत अच्छे से लेक्चर नंबर 10 के अंदर अवकलज का बीजगणित पढ़ा था, तो हम लोग क्या करेंगे, इस ब्रैकेट के अंदर dy बाई dx करेंगे 2x का, एंड dy बाई dx करेंगे 3 का, तो मेरे भाई sec स्क्वायर ऑफ 2x प्लस 3, मेरे भाई इस 2 को बाहर लिख देंगे, और x का अवकलन कितना होता है, मैंने उस दिन भी लिखा था, याद रख लें डायरेक्ट, x का अवकलन हमेशा ही 1 होता है, तो x का अवकलन आप यहाँ पे 1 लिखेंगे। लेकिन यहाँ पर एक कांस्टेंट क्वांटिटी फंसी है, और कांस्टेंट क्वांटिटी में परिवर्तन 0 होगा, यानी कि उसका अवकलन 0 होगा, ये हमें पता है। किसी भी कांस्टेंट क्वांटिटी का, किसी भी राशि का, किसी भी संख्या का अवकलन 0 होता है, तो हम इसको यहाँ 0 लिखेंगे, ठीक है। फाइनली यहाँ पर 2 एकम 2 एक 2 निकलेगा सिर्फ, उसको शुरू में लिख देंगे 2 sec स्क्वायर ऑफ 2x प्लस 3। तो ये नियम चेन रूल आपको ऐसे लगाना है, ना कि वैसे जैसे मैंने अभी थोड़ी देर पहले करके लगाया था। तो उम्मीद करता हूं कि चेन रूल आपको समझ में आया होगा, ये चेन रूल आपको समझ में आया होगा, ठीक है। चलिए अब इसी क्वेश्चन को हम लोग वो थोड़ा सैद्धांतिक तरीके से करते हैं, जो चेन रूल जैसे हम लोग इस क्वेश्चन को जैसे किया था, ठीक है ना। तो क्योंकि चीजें क्लियर तभी होती हैं जब आपको थोड़ा सा अलग अलग तरीके से चीजें करनी आए, फिर आप डिफरेंशिएट कर पाते हैं, फिर आप अंतर देख पाते हैं कि यार कहां पर कौन सी चीज बेहतर है, तो तब आप अच्छे से समझते हो। तो चलो अब ये क्वेश्चन दिया गया था हमें जिसका अवकलन करना है कि y इज इक्वल टू tan ऑफ 2x प्लस 3। तो मैं क्या करूंगा, tan के पेट में थोड़ी गड़बड़ है, तो हम क्या कर लेते हैं, माना कर लेते हैं, इस 2x प्लस 3 को हम लोग t बोल देते हैं, 2x प्लस 3 को हम लोग क्या बोल देते हैं, t बोल देते हैं। तब आप क्या देखेंगे, तो y इज इक्वल टू आ जाएगा tan t, क्या आ जाएगा, tan t। अब यहां पर आप क्या करोगे, यहां पर आप t के सापेक्ष, क्योंकि ये y जो फलन है वो t का बन गया है, t के सापेक्ष अवकलन करने पर जब t के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो dy बटे dt बेटा कितना आ जाएगा, d बटे dt ऑफ tan t। इसका मतलब tan t का होता है sec स्क्वायर t, तो sec स्क्वायर ऑफ t इसको एज इट इज लिख देंगे हम, ठीक है। अब ध्यान से सुने, क्योंकि हमें पता है कि t जो है वो 2x प्लस 3 के बराबर है, तो इस t का भी हम लोग x के सापेक्ष अवकलन कर लेंगे। अवकलन करने पर तो आप देखेंगे कि dt बटे dx हो जाएगा, और d बटे dx किसका करना पड़ेगा, 2x प्लस 3 का,
और आप देख पा रहे हैं कि अभी करा था हमने, यहाँ पे देखो करा था ना इसका ही, तो इसका अवकलन आ जाएगा केवल 2, क्योंकि आप जब इसका करोगे, देखो यहाँ मैं यहाँ कर देता हूँ कि डी बटे डी एक्स करेंगे हम लोग 2x का, और डी बटे डी एक्स करेंगे हम लोग 3 का। तो मेरे भाई आपको पता है 2 बाहर आ जाएगा, x का हो जाएगा 1, तो 2 आ जाएगा, इसका हो जाएगा 0। तो डी टी बटे डी एक्स 2 आ गया है, और डी वाई बटे डी टी हमारा सेक स्क्वायर टी आ गया है। तो मैंने क्या कहा था, डी वाई बटे डी एक्स निकालने के लिए एक चेन बनी है, डी वाई बटे डी एक्स निकालने के लिए एक चेन बनी है, जिसमें पहले डी वाई बटे डी टी को निकाला गया है, बाद में डी टी बटे डी एक्स को निकाला गया है। आप अगर थोड़ा सा ध्यान से देखें, इस डी टी से डी टी कट जाएगा, डी वाई बटे डी एक्स ही रहेगा, लेकिन डी वाई बटे डी टी का मान हमने सेक स्क्वायर ऑफ टी लिखा है, एंड डी टी बटे डी एक्स का मान हमने 2 लिखा है। तो 2 मैं क्या करूँ, बाद में 2 यहाँ गुणा में लिखने की बजाय हम लोग यहाँ 2 लिख देते हैं। और t क्या था, बेसिकली t हमारा 2x प्लस 3 था, तो यहाँ पे हम लोग 2x प्लस 3 भी रख देते हैं। अब चेक कर लो मेरे भाई, अब चेक कर लो, देखो ध्यान से, दोनों चीजें सेम है। तो ये भी एक मेथड है चेन रूल को अप्लाई करने का, ये भी एक मेथड है चेन रूल को अप्लाई करने का। तो आप जोन सा बेहतर समझे वो अपनी कॉपी में नोट कर सकते हो, लेकिन मेरा कहने का मतलब ये है आपको दोनों आने चाहिए, और यूज जो करेंगे हम लोग इस वाले का करेंगे, ठीक है। चलिए एक एग्जांपल और बचता है आपकी इस एनसीईआरटी बुक से, जो कि 23 है, तो उसको भी देख लेते हैं, ठीक है ना, उसको भी देख लेते हैं और उसको भी कर लेते हैं मेरे भाई। तो चलें, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लें इसका, सॉरी नहीं लेने का, स्क्रीनशॉट नहीं लेनी है, पॉज करके नोट करना है, ठीक है। चलिए 23 की बात करते हैं, लेट्स टॉक अबाउट 23, लेट्स टॉक अबाउट 23, ठीक है ना। चल, तो 23 में एक फंक्शन दिया गया है, और वो कहा गया है कि साइन ऑफ, बड़ा बीमार फंक्शन है यार, कोस, और कोस के पेट में एक्स स्क्वायर, ठीक है ना, आपके पास में ऐसा लिख लो इसको, का अवकलन कीजिए, का अवकलन करिए, अवकलन करो। तो मेरे भाई इस क्वेश्चन को हम लोग दोनों तरीके से देखेंगे, लेकिन पहले, है ना, लेकिन पहले हम लोग इसको अपने उस शॉर्टकट तरीके से ही देखेंगे जो कि हमें क्वेश्चंस में यूज करना है, ठीक है। तो बहुत इजी है, अगर एक बार समझ में आ जाएगा तो बहुत इजी है मेरे भाई, ठीक है ना। चलिए अब देखिए जरा, अब देखिए जरा, देखो पहला स्टेप मैंने कहा कि इसको y इज इक्वल टू मान लेंगे कि साइन ऑफ कॉस ऑफ एक्स स्क्वायर, ये देखो यहां पर आप x के सापेक्ष अवकलन करो, ये समझना है आपको किसी भी हालत में, ठीक है ना, किसी भी हालत में। तो यहां पे आ जाएगा डी वाई बटे डी एक्स इज इक्वल टू डी बटे डी एक्स करेंगे हम लोग साइन, और इसके पेट में तो बहुत गड़बड़ है भाई, है ना, ठीक है ना। तो मैंने कहा था कि साइन के पहले इसको कुछ मान लो, आप इसको कुछ मान लो, तो कुछ का मतलब इसको मैं कुछ भी अपने मन से मैं कुछ मान ले रहा हूं, मान लिया इसको मैंने कुछ ही मान लिया, कुछ। तो जब इसका अवकलन करूंगा तो डी बटे डी एक्स साइन कुछ का कितना होता है, साइन एक्स का एक्स कोस एक्स होता है, तो हम लोग लिख देंगे यहाँ पे कोस कुछ, कुछ का मतलब ये वाला पोर्शन क्या आ जाएगा, पेट में आ जाएगा कोस एक्स स्क्वायर। लेकिन चेन रूल ये कहता है कि हमें दोबारा से अवकलन करना पड़ेगा जो बीमारी है अंदर वाले का, यानी कि कॉस एक्स स्क्वायर का। बात मेरी समझ पा रहे हो आप लोग। मैंने क्या करा, पहले इसको कुछ मान लिया, साइन कुछ का कोस कुछ हो गया, लेकिन इस कुछ का दोबारा से करना पड़ेगा ना, चेन रूल ये तो कहता है, क्योंकि ये अपने मूल रूप में नहीं है ना, कंपोजिट फंक्शन है, एक संयुक्त फलन है, बीमार फलन है। देखिए इसमें कुछ नहीं करना है, आंसर में जो का तू आएगा,
अब इसमें भी प्रॉब्लम है, जैसे एग्जांपल नंबर 21 करा था, कोस एक्स का कितना होता है, याद करो, साइन एक्स। भाई कोस एक्स का क्या होता है, साइन एक्स होता है, माइनस का साइन एक्स, लेकिन एक्स की जगह क्या है, एक्स स्क्वायर, तो साइन एक्स स्क्वायर हो जाएगा। यानी कि कुछ इसके पेट में गड़बड़ है, तो हम लोग क्या करेंगे, दोबारा से अवकलन करना पड़ेगा, फिर हमें एक्स स्क्वायर का दोबारा से अवकलन करना पड़ेगा। इसका दोबारा से क्यों करना पड़ रहा है, आप कह रहे सर क्यों करना पड़ रहा है, क्योंकि कोस एक्स थोड़ा ही है ये, अगर कोस एक्स होता तो सीधा सीधा माइनस साइन एक्स होता आंसर में, लेकिन यहां पे तो प्रॉब्लम है ना मेरे भाई, यहां पे एक्स ना होकर के एक्स स्क्वायर है, तो इस एक्स स्क्वायर का दोबारा से अवकलन करना पड़ेगा अकॉर्डिंग टू चेन रूल, ठीक है ना आपके पास में। तो ध्यान से देखें, ये आ जाएगा कॉस ऑफ एक्स स्क्वायर, और फिर देखो ये माइनस यहां लिख दो बाहर, साइन ऑफ एक्स स्क्वायर, ठीक है, और एक्स स्क्वायर का कितना होता है 2x, है ना, घात शुरू में घात में से, तो आ जाएगा 2x, तो सीधी सी बात है 2x को सबसे शुरू में रख दो 2x, एंड कॉस ऑफ एक्स स्क्वायर साइन ऑफ एक्स स्क्वायर, ठीक है ना। तो ये आपका आंसर आ गया मेरे भाई। लेकिन एक ध्यान रखना बात, कुछ बहुत समझदार बच्चे ऐसे भी होते हैं, वो इसको लिख देंगे यहाँ पे, सर जी एक्स स्क्वायर और 2x की मल्टीप्लाई करो, 2x की घात 3, ऐसी बेवकूफ़ी नहीं करनी है, क्योंकि ये साइन के पेट वाला सिस्टम है, ये कोण है, साइन एक्स स्क्वायर एक अलग से फंक्शन है और 2x एक अलग से फलन है, तो इसको हम लोग शुरू में लिख देंगे यहाँ उठा करके, ऐसा नहीं होगा, कभी आप ऐसा कर दो तो ये अगर कर रहे हो तो इसका मतलब आप लोग बहुत ही गलत मैथ पढ़ रहे हो अपना, यानी कि आपको बेसिक कॉन्सेप्ट पता नहीं है, बेसिक कॉन्सेप्ट्स आपको अच्छे से क्लियर नहीं है, फिर आप टाइम पास वाला मैथमेटिक्स पढ़ रहे हो। तो मेरे भाई ये आपका आंसर आ गया, लेकिन अब हम उस तरीके से करेंगे जैसे हम लोग करते थे, वैसे यही तरीका सही है, लेकिन हम लोग इसको दूसरे तरीके से भी करेंगे, जो हमने अभी आपको चेन रूल को सिखाने के लिए बताया है। तो देखिए अब ध्यान से देखिएगा, दूसरे तरीके से मेरे को करना है साइन, और पेट में क्या है कॉस, और फिर एक्स स्क्वायर है इसको पहले मैंने y मान लिया, ठीक है। अब सुनो ध्यान से, मैं क्या करता हूं कि माना मैंने जो कॉस है और इसका एक्स स्क्वायर है, इसको मैंने t कह लिया, तब हमारे पास में आप देख पा रहे हैं, तो y इज इक्वल टू कितना देगा, अब इसको मैं t कह दूंगा, तो यह जाएगा साइन t, और यहां पर आप क्या करोगे, t के सापेक्ष अवकलन करोगे, t के सापेक्ष अवकलन करने पर, तो मेरे भाई आ जाएगा dy बटे डी टी इज इक्वल टू साइन टी का कितना होता है मेरे भाई, साइन टी का कितना होता है, साइन टी का कितना होगा, कॉस टी हो जाएगा, तो डायरेक्ट लिख देंगे कॉस टी, क्या लिख देंगे कॉस टी, क्या लिख देंगे कॉस टी। अब जो हमने माना था उसको उठाओ, अब ध्यान से देखो, अब हमने टी क्या था, व्हाट इज टी हमारा है cos एक्स स्क्वायर, लेकिन ये भी परेशान है, इसके अंदर भी हम क्या कर सकते हैं कि माना जो एक्स स्क्वायर उसको आप कुछ अन्य, यहां टी कहा था तो यहां कह लो यू, क्या कह लो यू मान लिया, तब क्या होगा, तब t इज इक्वल टू आ जाएगा कोस यू, भाई हमने एक्स स्क्वायर को u मान लिया। अब इसका u के सापेक्ष अवकलन कर दो, u के सापेक्ष अवकलन करने पर, तो dt बटे du बराबर हो जाएगा, कोस u का कितना होता है माइनस का साइन u, भाई कोस u का कितना होता है माइनस के साइन u। एक चीज एक स्टेप ये हमने लिया, यहां एक स्टेप ये ले लिया हमने। अब ध्यान से सुनो, हमने u इज इक्वल टू क्या लिया है, एक्स स्क्वायर है, इसको कर दो एक्स के सापेक्ष अवकलन, ठीक है, तो यह जाएगा du बटे dx बराबर आ जाएगा
डी बटे डी एक्स किसका करेंगे हम लोग, एक्स स्क्वायर को, और आपको पता है एक्स स्क्वायर कितना होता है, 2x होता है। बिल्कुल ठीक बात है, एक स्टेप ये लिया। तो मतलब क्या हुआ, हमने क्या करा अब तक, हमने क्या करा, dy बटे dx को निकालने के लिए हमने 3 स्टेप लिए। पहली कड़ी रही श्रृंखला नियम की, dy बटे dt निकाला मल्टीप्लाइड बाय, फिर हमने dt बटे du निकाला, dt बटे du निकाला मल्टीप्लाइड बाय, फिर du बटे dx निकाला, du बटे dx निकाला। ध्यान से देख लो, चाहे dt से dt कट जाएगा, du से du कट जाएगा, dy बटे dx ही बच जाएगा, ठीक है ना। लेकिन चलिए dy बटे dt का मान रखो पहले, वो क्या है, cos t, फिर sin u, माइनस का sin u, और फिर 2x, फिर आ जाएगा हमारा 2x। तो सीधी सी बात है 2x को आप शुरू में रख दूं, और cos t, और t की वैल्यू क्या है, t का वैल्यू ये है cos x स्क्वायर, cos x स्क्वायर, ठीक है। फिर माइनस को आप शुरू में ले लेंगे क्योंकि गुणा में तो है मेरे भाई, माइनस को हम लोग क्या कर लेंगे, शुरू में ले लेंगे। साइन u, और साइन u का मतलब क्या है, साइन u, ध्यान रखना गुणा में ही है ये भी, u का वैल्यू कितना है, एक्स स्क्वायर, बस हो गया, ठीक है ना। देख लो ना, आंसर मैच करो, -2x cos x स्क्वायर, cos x स्क्वायर, साइन x स्क्वायर x, साइन x स्क्वायर। तो मेरे भाई ये चेन प्रॉपर रूल तो यही है, चेन रूल का यही तरीका होता है, लेकिन ये अजम्पशन मेथड जो है ये मानने वाला तरीका कि इसको कुछ मान लो फिर कर लो, जो x नहीं है x का दोबारा कर लो, उस तरीके से अगर आप सीखोगे तो आप लोग आसानी से चेन रूल को समझ लोगे, ठीक है। तो चेन रूल पे डिपेंड करने वाले क्वेश्चंस बहुत सारे हैं आपकी एक्सरसाइज के अंदर, ज़्यादा नहीं है वैसे, 1 से लेके 8 तक के सवालों को आप हिला दोगे। तो मेरा कहने का तरीका यही है कि पहले आप लोग जा करके इसके साथ साथ, इस इंट्रोडक्शन के साथ साथ एक्सरसाइज के 1 से लेके 8 तक के क्वेश्चंस कर लें, और फिर हम लोग एक टॉपिक बचता है अवकलनीयता का, डिफरेंशिएबिलिटी, उसको हम नेक्स्ट लेक्चर में देखते हैं। धन्यवाद।